ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 9। वी आर डूइंग बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो वेदर यू आर डूइंग एनी एग्जामिनेशन रिलेशन टू फाइनेंस एंड अकाउंट, सीएफए यूएसए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, सीएमए यूएसए, एसीसीए, सीपीए यूएसए, इंडियन सीएस, इन एनी एग्जामिनेशन, और इफ यू आर नॉट डूइंग एनी एग्जामिनेशन ऑल्सो, बेटे ये जो मैं आपको 10 दीज आर द 10 लेक्चर्स विच विल चेंज योर लाइफ. आपकी लाइफ में यू टर्न आ जाएगा अगर आप इन कंसेप्ट को लॉजिकली समझते हैं. और स्पेसिफिकली लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 बड़े बड़े प्रीशियस, बड़े इंपॉर्टेंट है. Even if you are not planning for give any examination, you should know what I mean by beta, what I mean by how to calculate that beta, what I mean by the risk free securities, what I mean by risky securities. तो आज का लेक्चर आपको कुछ और आगे लेके जाने वाला है बेटे. 2 लेक्चर्स रह गए. दिस इज सेकंड लास्ट लेक्चर. मैं भूपेश आनंद. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस. And I have already covered, so I have covered basic concepts in portfolio management. There are 15 concepts, 10 मॉड्यूल्स हैं, और उन 10 मॉड्यूल में मैं बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला मॉड्यूल कर रहा हूँ. उसमें 15 कंसेप्ट हैं. जैसे फर्स्ट कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट, कंसेप्ट नंबर 2 है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कंसेप्ट नंबर 3 is सिक्योरिटी एनालिसिस. नो डाउट आई हैव नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो आपको मिल गई है. एंड देन यू कैन इजिली रिलेट द थिंग्स. जब आप मेन एग्जामिनेशन करेंगे तो यू कैन रिलेट दोज थिंग्स. रिटर्न की कैलकुलेशंस, risk and return relationship, why they are, there is a curve. I have given you the relationship of utility, diminishing return, रूल ऑफ डोमिनेंस, एफिशिएंट फ्रंटियर. ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर तक बता दी हैं बेटे. आज से मुझे बस ये 4 कंसेप्ट बताने हैं. मतलब 2 कंसेप्ट आई विल बी डिस्कसिंग इन लेक्चर नंबर 9 और 2 कंसेप्ट आई विल बी डिस्कसिंग इन लेक्चर नंबर 10. टोटल 10 लेक्चर्स, 15 कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो जल्दी से बेटे आप कमर सीधी करके बैठेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखेंगे, बिकॉज टुडेज लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बात समझ आनी चाहिए जो मैं कहने वाला हूं. तो मैंने लिखा कंसेप्ट नंबर 12. आप सभी लिखें प्लीज. आज के इस लेक्चर की बात अगर हम करें, this is lecture number 9. Let me share a handwritten slide. I have already prepared a handwritten slide for you. आप सभी हेडिंग लिखें जी, ग्रेट मॉर्निंग. फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस मॉड्यूल में 10 मॉड्यूल में आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में आज आपको टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद दोज 4 कंसेप्ट्स. व्हाट आई मीन बाय रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, व्हाट आई मीन बाय रिस्की सिक्योरिटीज, व्हाट आई मीन बाय सिस्टमैटिक रिस्क, what I mean by unsystematic risk, what I mean by capital asset pricing model, what I mean by alpha, who is William Sharpe. वो सभी बातें बताऊंगा बेटे, आपको सभी बातें बताऊंगा. आराम से आप मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है. लिखेंगे, रजिस्टर ओपन कर लीजिए. बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लेक्चर नंबर 9. मैं कमर सीधी करके आपके सामने टेबल चेयर में बैठा हुआ हूं और लेक्चर नंबर 9 की बातें कर रहा हूं. मैं भूपेश आनंद. मेरे विचार क्या हैं बेटे, मैं क्या सोचता हूं आपके बारे में. So today I have 2 types of thoughts which I want to deliver, which I want to explain with you. One is the broad category of the securities. No doubt we can divide securities into different categories. Lecture number 8 में मैंने आपको large cap, mid cap, small cap, unlisted. There are so many ways in which I can explain, I can divide, I can categorize my securities. But आज के इस lecture के through मैं आपको 2 बड़ी ब्रॉड कैटेगरीज बताने वाला हूं. एक कॉमन मैन, एक मैंगो पीपल के लिए. देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटीज. वन इज द रिस्क फ्री एंड सेकंड इज रिस्की. तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एंड सिमिलरली, बिकॉज व्हेन आई से रिस्क फ्री, इट मींस देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्वड इन दैट. इट मींस देयर इज नो स्टैंडर्ड डेविएशन टू दैट. इट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0 फॉर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज. जब आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय करते हैं, जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेते हैं, तो बेटे राजा के सिक्योरिटीज में, सोवरेन बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में देयर आर नो टाइप ऑफ रिस्क. नो रिस्क इज इन्वॉल्वड. ऑल आर नेम्ड एज रिस्क फ्री. स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.
तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा इफ देयर इज रिस्की सिक्योरिटी देन दैट टोटल रिस्क वी हैव ऑलरेडी सीन कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटे आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन को हथौड़े मारेंगे और उसको तोड़ देंगे और उसके कुछ हिस्से निकालेंगे और उसके दो पार्ट्स का नाम होगा सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो दूसरी बात आज के इस लेक्चर में बतानी है व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। आज के इस लेक्चर में मैं दुबई में जो अभी फ्लड आया उसकी बातें करूंगा, आज ही के लेक्चर में मैं रशिया वर्सेस यूक्रेन की बातें करूंगा और उन रियल लाइफ एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू सिस्टमैटिक रिस्क एंड व्हाट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। इजराइल वर्सेस ईरान की जो लड़ाई चल रही है वेदर दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, कोविड सिनेरियो इज सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, फायर इन अ फैक्ट्री, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक ऑफ कोका कोला, क्या वो सिस्टमैटिक है या अनसिस्टमैटिक है। बेटे एक एक छोटी छोटी रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। आज के लेक्चर में हम दो कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, एक टाइप ऑफ सिक्योरिटीज और दूसरा टाइप ऑफ रिस्क। एक हो गया जी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज और दूसरा टाइप ऑफ रिस्क। ये देखिए रिस्क एंड रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, रिस्क एंड रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, रिस्क एंड रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, risk and risk free securities and types of risk, systematic risk and unsystematic risk, systematic risk and unsystematic risk। बेटे आज मुझे रोकना मत, मैं आज आपको गहराई में लेके चला जाऊंगा जैसे कैटरीना कैफ ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उन सबको ऋतिक रोशन को और उन सबको नीचे ले जाती है सी के नीचे और वहां से कहती है कि ये है जीवन, तुम कहाँ पे पड़े हो यार। आज मैं आपको नीचे लेके जाऊंगा, डीप डाई करेंगे, डीप डाई करेंगे। मुझे रोकना मत, मुझे मत रोकना यारो, मुझे बहने देना, मुझे बहने देना। आज मुझे आपको लेके जाना है बहुत आगे, मत रोकना यारो। ये देखो जी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बुल बताया था। ये देखो बुल का मैंने आपको आज इसका वो दिखा दिया, बुल फेस। व्हेन आई से इट इज अ बुल फेस एंड व्हेन आई से इट इज अ बियर फेस, कब बुल कहते हैं और कब बियर कहते हैं ये बात मैंने आपको लॉजिकली एक आइडिया तो दिया था, है ना। डाउनवर्ड ट्रेंड की बातें की थी, अपवर्ड ट्रेंड की बातें की थी। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं कंसेप्ट नंबर 12 में रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में जाने वाला हूं। आपने लिखना नहीं है, अभी पहले मेरी बात को सुनिए। अज्यूम करते हैं आप अपने पेरेंट्स से पूछना या आप अपने आप से पूछना कि आपके पास अगर पैसे हो, लेट इट बी आपके पास 10 लाख रुपए हैं एंड यू वांट टू इन्वेस्ट दैट 10 लाख रुपीज। आप वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, खर्च नहीं कर रहे, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो 10 लाख रुपए। तो जब आप वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आज आपसे पूछूंगा कि आपके मन में क्या आएगा, कहां पे इन्वेस्ट करने चाहिए। क्या 100% शेयर्स, क्या 100% हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें या 100% हम बैंक एफडी ले लें। मतलब आप आज अपने आप से सवाल करने वाले हो बेटे, अपने आप से पूछने वाले हो। ये केस स्टडी आपको खुद बता देगी व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू रिस्क फ्री सिक्योरिटीज एंड व्हाट आर रिस्की सिक्योरिटीज। तो व्हेन आई से रिस्क फ्री, अभी देखेंगे जैसे कहते हैं ना स्टिचलेस सर्जरीज, है ना, मतलब उसमें स्टिचेस नहीं पड़ते, लेजर सर्जरीज, स्टिचलेस सर्जरीज, तो रिस्क लेस सर्जरीज और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज और रिस्की सिक्योरिटीज। तो अभी हम देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे ना तो आपका माइंड चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं भूपेश आनंद आज आपसे यही तो बात कर रहा हूं। एक केस स्टडी मैंने आपके लिए बनाई है और आप इस केस स्टडी को पढ़ेंगे और आपने इस केस स्टडी को पढ़ते पढ़ते मुझे ये बताना है बेटे, मुझे ये बताना है कि आपके मन में क्या आएगा, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोचेंगे, आप कहां पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है जी, ये देखो ये रबी हो गया, पता नहीं क्या चक्कर हो गया जी। ये लो, ये हमारा केस स्टडी है। सपोज यू आर अ इन्वेस्टर, मान लेते हैं आप एक इन्वेस्टर हैं। अब ये केस स्टडी लिखनी है, पहले सुनना है, फिर अपने आप इस केस स्टडी के थ्रू हम धीरे धीरे कंसेप्ट को डेवलप करेंगे, हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। मेहरबान कदरदान, हम धीरे धीरे बातों को बताएंगे, आगे बढ़ेंगे और लॉजिकली इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। बेटे मैं आज आपसे कहता हूं कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप ये मान लो। एक बच्चा कहता है मैं मानूं कैसे, है ही नहीं। बेटे सोच लो ना कि आपके पास 10 लाख रुपीस हैं और आप ये भी सोच लो कि आपको वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप
इन्वेस्ट करना चाहोगे, आपके पास मान लेते हैं अभी पॉकेट में 2000 रुपए पड़े हैं, 500 के 4 नोट हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए कि क्या वो 500 के 4 नोट आपके पास जो हैं, आप सारे पैसे खर्च कर दोगे? मतलब हिल स्टेशन में घूमने जाना है आपने, आउट ऑफ स्टेशन घूमने जाना है, मम्मी ने डैडी ने पैसे दे दिए आपको कि 2000 रुपये पड़े हैं। अब आप ये बताइए, आप घूमने जा रहे हैं तो क्या आप सारे पैसे खर्च कर देंगे या कुछ पैसे हमेशा सेफ पॉकेट में सेव करके रखेंगे? बेटा बिल्कुल रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? आप ये बताइए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डरा हुआ इंसान है, डरपोक है, रैशनल है, आप भी रैशनल है, मैं भी रैशनल हूं, हम ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं रहते, रिस्क लवर्स नहीं है, हम रिस्क एलर्जिक भी नहीं है। मतलब we are not aggressive, we are not conservative. Maximum of the people, you know, all over the world, they are moderate, they are most likely, they are ready to face it. They will calculate that how much is the return which will be getting on that risk. It means they are risk averse. I will say these investors are rational investors. मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे लॉजिकली बताना, आप 10 लाख रुपए पूरे के पूरे कहां पे इन्वेस्ट करोगे? बेटे मैं बताऊं, मेरे मन की बात बताऊं, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हो, तो मैं सारे पैसे रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मतलब कुछ पैसे मैं रिस्क फ्री में डालूंगा, सारे पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मतलब मैं टीसीएस के, टेल्को के, टाटा मोटर्स के, सुजुकी के, मारुति के, मैं सबके शेयर्स 10 लाख के 10 लाख के शेयर्स नहीं खरीदूंगा। जैसे मेरे पास पैसे हो तो मैं सारे पैसे खर्च नहीं करूंगा, कुछ पैसे में बचा के लेकर आऊंगा। बेटे ये ह्यूमन मेंटालिटी है, वी ऑल आर रिस्क अवर्स। हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास कुछ सेफ्टी होनी चाहिए। मतलब हम पूरे 10 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 10 लाख में से कुछ पार्ट हम ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर आपके पास पैसे आपके ही हैं, आप जब चाहो ले सकते हो, और उसमें भी इतनी ज्यादा गिरावट या उछाल नहीं आएगा, तो आप फिर भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मन की शांति आपको तभी मिलेगी। मैं रिपीट करता हूं, एक इन्वेस्टर दो जगह इन्वेस्ट करेगा, एक तो ऐसी सिक्योरिटीज में जहां पर उसको डर कम हो, भले रिटर्न कम मिल रहा हो, और एक ऐसी सिक्योरिटीज जहां पर उसको रिटर्न ज्यादा मिल रहा हो, भले थोड़ा सा डर भी हो। भाई मोटरसाइकिल आप या तो बिल्कुल सीधी 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 चलाएंगे तो इसमें आपको एक्सीडेंट होने का डर कम है, ठीक है, या एक बच्चा मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके चलाएगा, इसमें एक्सीडेंट होने का डर ज्यादा है लेकिन मजा भी ज्यादा है। आप हमेशा ऐसे ऐसे नहीं चलाएंगे या आप हमेशा सीधी सीधी नहीं चलाएंगे, डिपेंड करता है आपके अपने थॉट प्रोसेस पे। तो मैं ये कहता हूं, इन्वेस्टर कैन बी एग्रेसिव इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कैन बी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कैन बी मॉडरेट इन्वेस्टर। नाउ माय पॉइंट टू यू इज, you will not invest 10 lakh rupees in a risky or not 100% in risk free. Rather, you will divide, some part you will invest in risk free securities and some part you will be investing in risky securities. Now, the point is, how much part, aap kitna risk free mein, how much you will be investing in risk free out of that 10 lakh rupees? Whether 2 lakh, which you will be investing in risk free, and 8 lakh in the risky securities. In the market, when I say market, when I say stock market, that is a risky security, I mean that, and when I say bank FD, when I say PPF, when I say post office, when I say government securities, in all these, I will be, I have no less incidence or I have no incidence of risk है ही नहीं यार। राजा ने एक सिक्योरिटीज दी, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज इशू की, उसमें किस बात का रिस्क है यार? बैंक में एफडी में आप देखते हैं हमारे पेरेंट्स एफडी कराते हैं, उसमें किस बात का रिस्क है? पीपीएफ में डिपॉजिट करते हैं, क्या रिस्क है ना? तो आप क्या करने वाले हैं एज अ इन्वेस्टर? यू विल बी इन्वेस्टिंग, फर्स्ट पॉइंट इज इन रिस्की, कुछ पार्ट रिस्की में डालेंगे और कुछ पार्ट रिस्क फ्री में डालेंगे। अब वो डिपेंड करता है 50-30, 50-50, 60-40, 40-60, 70-30, 30-70, क्या रेशो है वो आप पे डिपेंड करती है, वो इन्वेस्टर पे डिपेंड करती है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर आप रिस्क अवर्स होगे, अगर आप रैशनल इन्वेस्टर होगे, तो बेटे आप कुछ पैसे रिस्क फ्री में जरूर डालोगे और कुछ पैसे रिस्की में जरूर डालोगे। तो मैं इन्हीं बातों को लेकर आ रहा हूं। मैंने ये माना कि यू आर अ रिस्क अवर्स और यू आर अ रैशनल इन्वेस्टर, और मैंने ये भी माना कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, और मैंने ये भी माना कि आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
बेटे अगर बनाओगे तो आज के बाद आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में CAPM, विलियम शार्प, रिस्क फ्री, रिस्की, बीटा, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं आज टाइटैनिक शिप का एग्जांपल दूंगा, मैं आज ब्लैक फ्राइडे की बातें करूंगा, मैं आज आपको गल्फा मूवी दिखाऊंगा, मैं आज आपको CNBC आवाज में लेके जाऊंगा। बेटे आज से आपको लॉजिकली रिलेट करना समझा दूंगा। तो आप चित्र बनाइए, आप कौन, आप इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर है, दिस इज इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर है बेटे, ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर है मेरे बेटे। इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ही हैज 10 लाख रुपीज, बहुत खुश है, ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है। तो मैंने कहा इसके पास दो ऑप्शंस हैं, पहली ऑप्शन है या पहली और दूसरी दोनों में करेगा, मतलब एक या थोड़े से पैसे बैंक एफडी में इन्वेस्ट करेगा, थोड़े से बैंक ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में, सेविंग में या गवर्नमेंट में, या इन सब में या एक में। कहने का मतलब है ये जितनी भी सिक्योरिटीज हैं ये रिस्क फ्री सिक्योरिटीज हैं, इनका नाम है रिस्क फ्री। जब मैं बोलता हूं रिस्क फ्री, इसका मतलब इनका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। बेटे आपको मालूम है लेक्चर 3-4 में मैंने बताया था, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द रिस्क इंसिडेंस ऑफ अ सिक्योरिटी यू विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। वाई? कार्ल पियर्सन ने क्यों बताया था, नॉर्मल कर्व समझाया था, किंक बताया था, फिर आपको नॉर्मल कर्व की विशेषताएं बताई थी और फिर डेविएशन निकालना सिखाया था। रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में डेविएशन 0 होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 0, मतलब कोई रिस्क नहीं होगा। इट मींस उस 10 लाख रुपए में से कुछ पैसे आप रिस्क फ्री में डालेंगे और कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब कुछ रिस्क लेना, रिस्क को जोखिम में लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक ही न्यूज से मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर ने न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दिया तो मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। दुबई में वॉर आ गई तो दुबई में फ्लड आ गया तो मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। इंडिया में कोई साइक्लोन, भगवान न करे साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, बेटे इट कैन बी पॉसिबल। तो आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते मार्केट का रिस्क। जैसे कोविड सिनेरियो आया तो आप मुझे लॉजिकली बताइए, आपने जितना मर्जी ध्यान दिया हो फिर भी कितने लोग मर गए। इट मीन्स आई विल से रिस्की, you will invest something in risky and some part in risk free. Now how much in risky and how much in risk free, it depends from person to person, but it is very sure some part in risk free and some part in risky. अब जब मैं बात करता हूं ना रिस्की की, इसका मतलब रिस्की का मतलब है कि उसमें रिस्क है, और रिस्क जैसे ही मैं बोलता हूं तो बेटे कार्ल पियर्सन की बातें मुझे याद आती हैं। कार्ल पियर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन, आई विल यूज दैट फॉर्मूला जो मैंने लॉजिकली आपको समझाया था। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब ये देखिए मैंने डिफरेंट सिनेरियोज लिखे हैं, 40-60, 60-40, 70-30, 30-70, 50-50, 20-80, 80-20, इट हार्डली मैटर्स, बट यू विल इन्वेस्ट सम पार्ट इन रिस्क फ्री एंड सम पार्ट इन रिस्की। ठीक है, आगे चल रहे हैं। धीरे 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 एक बच्चे को नींद आ रही थी बेटे, एक बच्चे को नींद आ रही थी, अचानक उसकी पलकें झपकती थी, फिर खड़ी हो जाती थी, फिर बैठ जाता था, फिर खोलता था। उसे लगता था कि दोनों काम हो रहे हैं, सो भी रहा है और क्लास भी चल रही है, क्योंकि क्लास तो यूट्यूब की है बेटे, फ्री की है। वो सोचता दोबारा से मिल जाएगी। भूपेश आनंद वैसे ही बोलता रहता है, बेटे कुछ दिनों के बाद अनलिस्ट कर दूंगा। अचानक उसकी आंखों की पलकों की पलकें ऊपर ब्लिंक होनी बंद हो गई और वो स्वर्ग लोक में चला गया बेटे। स्वर्ग लोक में अप्सराएं घूम रही थी बेटे। अचानक अप्सरा से बात करने लगा और भूपेश आनंद ने आवाज मारी, ए रामू। उसकी आंखें खुली, हैरान हो गया, अरे मैं तो स्वर्ग में था, मैं कहां गया। बेटे उठो, आपको मैं बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करा रहा हूं। आज का ये जो लेक्चर नंबर 9 है, इसमें बताना है व्हाट आई मीन बाय रिस्क फ्री एंड रिस्की सिक्योरिटीज। बड़ी प्रीशियस है आपके लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको करना चाहिए। आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा। तो मैंने अभी तक जो बताया क्या आप सबने नोट कर लिया? कमर सीधी बेटे, कमर सीधी मेरे बेटे, सब बच्चे कमर सीधी रखेंगे। अब मैं जो कहती, आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखती, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को देखती, मैं जो कहती, आई वॉन्ट टू से यू दैट व्हेन आई वॉन्ट टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, this is the return on portfolio which I want to calculate. Return on portfolio, let it be symbolically I represented by R. R का मतलब return, P का मतलब portfolio. RP को मैंने कहा it is return on portfolio. Now it is equal to return from risk free and return from risky. क्योंकि आपने दो जगह इन्वेस्ट किया है तो भाई बैंक एफडी में जो पैसे लगाए वहां से भी रिटर्न मिलेगा, वहां से भी इंटरेस्ट मिलेगा, और जो पैसे आपने इन्फोसिस को स्टॉक लिया,
आपने टीसीएस का स्टॉक लिया या कहीं भी आपने स्टॉक वगैरह मार्केट में लगाए, वहां से भी तो रिटर्न आएगा और वहां से दो रिटर्न आएंगे, एक कैपिटल गेन और एक डिविडेंड। ये मैंने होल्डिंग पीरियड रिटर्न में बताया था आपको लेक्चर नंबर 5 या 6 में। इट मीन्स आपका रिटर्न टोटल होगा, मतलब आपकी पोटली, आपके पास जो पोटली होगी है ना, ये रिटर्न की पोटली, एक तो रिटर्न यहां से आएगा और दूसरा रिटर्न यहां से आएगा। तो it means I can symbolically say that return from portfolio will be equal to return from risk free plus return from market। पहले बताओ यहां तक ठीक है या नहीं? बेटे मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स भी प्रिपेयर की हैं, मैं अभी आपको मूवीज में लेके जा रहा हूं, मैं आपको मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड पीपीटीज, लेकिन पीपीटी से नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूं आप लिखें, हैंड रिटन भी लिखें और दूसरी पीपीटीज भी लिखें, लेकिन पहले लॉजिक चर्चा को समझें कि रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री प्लस रिटर्न फ्रॉम रिस्की। सिंबॉलिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा आप ये बताओ, रिस्क फ्री में तो मैंने बताया, रिस्क फ्री में तो स्टैंडर्ड डिविएशन 0 होती है और रिस्की में स्टैंडर्ड डिविएशन होती है, बिकॉज वो मार्केट की सिक्योरिटीज है, देयर इज अ स्टैंडर्ड डिविएशन, देयर इज अ टोटल रिस्क इन्वॉल्वड इन दैट। नाउ अब मैं धीरे 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 कुछ आगे जाऊंगा। आप पहले बताओ यहां तक लिख लिया क्या? आप सभी ने लिख लिया? जी बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप देखिए ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, दोज सिक्योरिटीज विच डू नॉट कैरी एनी रिस्क आर नेम्ड एज रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। जिसमें कोई रिस्क नहीं होता, ऐसी सिक्योरिटीज को हम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक एफडी में इन्वेस्ट करना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। इन केस ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। बेटे मैं चर्चा से एग्जांपल से नहीं बताता तो आपको लॉजिकली कैसे समझ आता? मैंने कहा रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा 0 के बराबर होती है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज शुड ऑलवेज बी 0। It means you are investing in two securities, let it be one is risk free and second is risky. Now how to calculate return from that portfolio in which there is a combination of risk free and risky? तो मैंने कहा उसको निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल सा एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं कि आपके पास दो सिक्योरिटीज हैं, है ना, आपके पास दो सिक्योरिटीज हैं और उसमें से एक सिक्योरिटी रिस्की है, दूसरी सिक्योरिटी रिस्क फ्री है। आप मुझे बताइए, अगर जैसे पोर्टफोलियो रिस्क निकालते थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर करते थे, इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए बी करते थे, दो सिक्योरिटीज। अब आप ये बताइए, जब एक सिक्योरिटी का रिस्क ही 0 है तो ए स्क्वायर 0 हो गया और 2ab भी 0 हो गया, इसका मतलब खाली बी रह गया। और बी का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी होल स्क्वायर इनटू वेट ऑफ बी होल स्क्वायर। अच्छा जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन काटेंगे और होल स्क्वायर क्रॉस करेंगे, मतलब होल स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट कर लीजिए, स्क्वायर रूट होल स्क्वायर काट दीजिए, इट मींस रिटर्न, इट मींस रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो which consists of risk free and risky securities। बेटा ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, मैंने इसको प्रूव कर दिया, बड़ा सिंपल है, अभी मुंह से बोला है आपको, मैंने यहाँ पे लिख के भी बता दिया। आप ये बताओ ना, आप ऐसे ही तो करते थे, स्टैंडर्डाइजेशन ए होल स्क्वायर वेट ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बी होल स्क्वायर वेट ऑफ बी होल स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्डाइजेशन ए वेट ए स्टैंडर्डाइजेशन बी वेट बी इनटू 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 भूतनी कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी होल अंडर द रूट। अब अगर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज हैं, मान लेते हैं वो बी है ना, बी रिस्क फ्री है और ए मैंने रिस्की का नाम डाल दिया, तो ये 0 हो गया। अच्छा ये 0 हो गया और समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज आल्सो 0, तो क्या बच गया आपके पास? क्या बच गया आपके पास? एक ही चीज बच गई, ये बच गया बेटे, स्टैंडर्डाइजेशन ए होल स्क्वायर इनटू वेट ऑफ ए होल स्क्वायर। और उसके बाद आपने यहां पर चेक किया, अब आप इसको करें तो यही आएगा बेटे, स्टैंडर्ड डिविएशन ए इंटू वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डिविएशन ए इंटू वेट ऑफ ए। मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं। रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ए वेट ऑफ ए। इट मींस जितना रिस्क रिस्की सिक्योरिटीज में होगा और जितना मैंने उसमें इन्वेस्ट किया होगा, जितना वेट होगा वही तो रिस्क होगा। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। मैं आगे चल रहा हूं, मैं भूपेश आनंद आपको पहले अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स में लेके जाऊंगा और आपको तभी लॉजिकली समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है जी, आइए आइए आइए,
मेहरबान कदरदान, पहले थोड़ा सा लिख लेंगे बेटे, मैं अब धीरे धीरे आगे लेके जा रहा हूं। मैंने अभी तक आपके सामने ये लिखा दैट रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री प्लस 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 रिटर्न फ्रॉम मार्केट। बट रिटर्न फ्रॉम मार्केट के लिए आपको रिस्क बियर करना पड़ेगा, तो रिस्क पहरेदार है, रिस्क से गुणा करेंगे, रिस्क से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने लिख दिया रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री प्लस रिस्क इनटू रिटर्न फ्रॉम मार्केट। धीरे धीरे अब ये रिस्क को हम कहें तो दिस इज टोटल रिस्क। बेटे जिस तरह से मैं लॉजिकली आपको फॉर्मूला डिराइव करके बता दूंगा, आप अगर कमर सीधी करके मेरी बात को सुनेंगे तो ऐसी बात किसी ने आज तक ना बताई होगी, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी पास्ट टेंस में हुई होगी ना आगे होगी, जो मैं आज आपको बीटा का जो फॉर्मूला डिराइव करके देने वाला हूं। मैंने कहा टोटल रिस्क आ गया। अच्छा, टोटल रिस्क को मैंने कहा उसके हथौड़े मारे, मैंने कहा तू टूट जा, तो उसके दो पार्ट्स हो गए। एक रिस्क का नाम डाल दिया मैंने उस टोटल रिस्क में, सिस्टमैटिक रिस्क, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वीडियोस की कहानी शुरू होने वाली है। मैंने कहा एक पार्ट का नाम है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरे पार्ट का नाम है अनसिस्टमैटिक रिस्क। एक पार्ट का नाम है जो अनकंट्रोलेबल है, नॉन डाइवर्सिफाइबल है, और एक का नाम है कंट्रोलेबल और डाइवर्सिफाइबल। अभी हैरी मार्कोस की बात भी करेंगे, लेकिन अभी विलियम शार्प की बात कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद फिर रिपीट करता हूं कि जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट में आपको टोटल रिस्क बियर करना पड़ेगा, और टोटल रिस्क दो तरह के होते हैं अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? सिस्टम से रिलेट करता है, जो अनकंट्रोलेबल है, जो बड़ा विकराल रूप का होता है। मार्केट अगर गिर रही है तो आप भी गिरोगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर सब रशिया वर्सेस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो आपका घर जितना मर्जी पक्का हो वो भी टूटेगा, क्योंकि रशिया वर्सेस यूक्रेन के सिस्टम से आप भी इफेक्ट हो रहे हैं। दुबई में अगर बारिश हुई, मैं कहता हूं आप बुर्ज खलीफा के 10th फ्लोर में रहते हो, आपको भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में चेंज आ गया है। बुर्ज खलीफा वहां पे क्या कर लेगा भाई साहब? It means total risk can be discussed, as I have told you, securities can be divided into risk free and risky. Similarly, total risk can be divided into systematic risk and unsystematic risk. When I say systematic, it means it is related with the system. When I say unsystematic, it means it is not related with the system. So please write it down, my dear friends. आपको लिखना है। टोटल रिस्क में आ गए। देखो मैं ऊपर से चला था, मैंने पहले लिखा था रिटर्न फ्रॉम अ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री प्लस रिस्क फैक्टर इनटू रिटर्न फ्रॉम मार्केट। फिर मैं रिस्क फैक्टर में आ गया, मैंने लिखा टोटल रिस्क, मैंने लिखा स्टैंडर्ड डिविएशन, और बेटे फिर मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन के दो हिस्से कर दिए। मैं एनालिसिस करूंगा, डीप एनालिसिस। एक हिस्से का नाम लिखा मैंने सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरे हिस्से का नाम लिखा अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक के भी सिनोनिम्स लिखे, सिस्टमैटिक रिस्क कह दें या अनकंट्रोलेबल रिस्क कह दें या मार्केट रिस्क कह दें या नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क कह दें, आपकी मर्जी है। इसी तरह से यहां पर अनसिस्टमैटिक रिस्क कह दें, अनसिस्टमैटिक रिस्क कह दें, डाइवर्सिफाइबल रिस्क कह दें, स्पेसिफिक रिस्क कह दें, कंट्रोलेबल रिस्क कह दें, आपकी मर्जी है। टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अब सवाल आता है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा और आपने सोचना है कि ऐसा कौन सा रिस्क है जो पूरे सिस्टम से रिलेट करता है यार, जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। 2019 में बेटे, आज से कितने साल पहले पूरी दुनिया में कोविड वायरस आ गया था। अब आपकी बॉडी की कितनी इम्यूनिटी है, आपकी एज कितनी है, आप क्या खाते हैं, खाली पिज्जा ही खाते थे या क्या, कुछ नहीं, इट हार्डली मैटर्स, बिकॉज वो रिस्क आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इट मींस वो आपकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ही गिर रही थी, क्योंकि वो टाइटैनिक शिप, कभी नाम सुने टाइटैनिक शिप का? वो शिप टाइटैनिक ही डूब रही थी। तो आपको जितनी मर्जी अच्छी स्विमिंग आती हो, आप भी डूब जाओगे। भगवान ना करे कहीं अर्थक्वेक आ जाए तो भाई साहब आपके मकान जितने मर्जी पक्के हो वो भी टूट जाएंगे। आपको पता है फुल मून में अर्थ और मून
आसपास होते हैं, फुल मून में, पूर्णमासी में दोनों आसपास होते हैं, और दोनों में ग्रेविटेशनल पावर्स होती हैं, दोनों में आकर्षक वो होते हैं, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जनरली देखिए सुनामी वगैरह फुल मून वाले दिन ही आते हैं। अब बेटे जब सुनामी आएगा और आप विशाखापट्टनम में, केरला के आसपास रहते हो, आपके मकान जैसे भी होंगे टूट जाएंगे। इसका मतलब रिस्क दो तरह से होता है। दो, आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी सारे सब चैप्टर्स पढ़े, क्योंकि हम फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल के मान लेते हैं टेस्ट लेने वाले हैं। आपने एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मैं फिर रिपीट करता हूं, क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ गए, आप जितनी मर्जी तैयारी करो सभी के पेपर अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम से रिलेट करता है। आपने एक ही चैप्टर नहीं पढ़ा, बाकी सब बच्चों ने पढ़े। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक चैप्टर नहीं पढ़ा, बाकी सब बच्चों ने पढ़े, और दो क्वेश्चंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ही आ गए। आप बताइए, आपका पेपर अच्छा नहीं होगा, बाकी सबके अच्छे होंगे। इसका मतलब ये रिस्क सिस्टम से नहीं है, ये रिस्क आपकी वजह से है। इसका नाम है अनसिस्टमैटिक रिस्क, इसका नाम है स्पेसिफिक रिस्क। मतलब अगर कहीं किसी कंपनी में आग लग गई, मार्केट तो ऊपर जा रही थी, बट मारुति के शेयर्स गिर गए क्योंकि उसकी कंपनी में, फैक्ट्री में आग लग गई, तो ये रिस्क मारुति सुजुकी का है, मार्केट का नहीं है। इसलिए इसका नाम डाल दिया गया अनसिस्टमैटिक, इसलिए इसका नाम डाल दिया गया डाइवर्सिफाइबल रिस्क, इसलिए इसका नाम डाल दिया गया कंट्रोलेबल। मतलब आप एज ए इन्वेस्टर सारे पैसे अगर मारुति में इन्वेस्ट नहीं करोगे या नहीं करते, तो आप अपना रिस्क ये वाला कंट्रोल कर सकते थे। क्योंकि हैरी मार्कोविच ने यही बात बोली थी कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इट मींस जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, रिस्क फ्री में तो करोगे ही, फिर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट में सारे पैसे आप मारुति में मत डालो, कुछ पैसे अपोलो को दे दो, कुछ पैसे नेरोलैक में डाल दो, कुछ पैसे ऑयल इंडस्ट्री में, कुछ फार्मास्यूटिकल में, कुछ ऑटो में। तो भैया एक ही कंपनी में तो प्रॉब्लम आएगी, सब में थोड़ी आएगी, तो आप बच जाओगे। इसी को तो बोलते हैं डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, इसी को तो बोलते हैं डाइवर्सिफाइबल रिस्क। इट मींस अनसिस्टमैटिक रिस्क कुछ अलग होता है, वो आपके कारणों से डिपेंड करता है। वो आपकी कंपनी, आपकी इंडस्ट्री, आपके डायरेक्टर्स, आपकी फैक्ट्री, आपके ट्रेड यूनियन, आपकी इलेक्ट्रिक, आपसे ही रिलेट कर रहा है, उसका नाम है अनसिस्टमैटिक। लेकिन जो सबसे रिलेट कर रहा है, बेटे जिस दिन टाइटैनिक शिप डूबने वाली थी या डूब रही थी, अभी वीडियो दिखाऊंगा बेटे, वो भयानक रात, सर्दियों की रात, अंधेरे का समय, और इंजन बर्फ से टकरा गया। कैसे डूब रही थी वो बेटे, कितने अमीर लोग सब मर गए, अभी देखेंगे। इट मींस कुछ रिस्क को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका नाम डाल दिया गया सिस्टमैटिक रिस्क। जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारी वजह से होता है, उसको बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। जैसे एग्जांपल लिखा है टाइटैनिक शिप, आपने सभी एग्जांपल्स लिखने हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। सिस्टमैटिक रिस्क, कोविड सिस्टमैटिक रिस्क, रशिया वर्सेस यूक्रेन सिस्टमैटिक रिस्क, ईरान वर्सेस इजराइल सिस्टमैटिक रिस्क, ब्लैक फ्राइडे अभी बताऊंगा सिस्टमैटिक रिस्क, दुबई फ्लड सिस्टमैटिक रिस्क, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस सिस्टमैटिक रिस्क, अर्थक्वेक, सुनामी सिस्टमैटिक रिस्क। चांस की बात है, इस शीट में मैंने जितने भी एग्जांपल लिखे ऑल आर सिस्टमैटिक। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। लेकिन आपने अभी और एग्जांपल्स लिखने हैं। मैंने कहा ट्रेड यूनियन स्ट्राइक इन मारुति उद्योग, उसकी वजह से मारुति के शेयर्स गिर गए, तो ये जो रिस्क है ये सिस्टम की वजह से नहीं हुआ, ये मारुति सुजुकी की ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक की वजह से हुआ। इसको स्पेसिफिक रिस्क बोलते हैं, इसको डाइवर्सिफाइबल बोलते हैं। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, आई कैन नॉट कैलकुलेट अनसिस्टमैटिक रिस्क, बट आई कैन कैलकुलेट सिस्टमैटिक रिस्क। उसमें आएंगे, मुझे नहीं पता कि कब कहाँ आग लग जाएगी, कौन सी ट्रेड यूनियन स्ट्राइक कर देगी, मुझे नहीं पता, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड। तो दोनों में ऑपोजिट है। सिस्टमैटिक रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड बट इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी कैलकुलेटेड but it can be controlled with the help of diversification, with the help of Harry Markowitz, with the help of don't put all eggs in one basket. बेटे A to Z बता दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं जो लॉजिक्स, जो कंसेप्ट, जो एग्जांपल्स दूंगा, अभी तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको दे दे। सच बता रहा हूं आपको, मेरी एनर्जी लेवल देखिए। आइए
फायर इन कोका कोला, चलिए जी, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक अनसिस्टमैटिक रिस्क, कोका कोला की स्ट्राइक फायर हुई अनसिस्टमैटिक रिस्क, मैगी नूडल्स में भी प्रॉब्लम आई थी तो अनसिस्टमैटिक रिस्क, एक बच्चे ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट छोड़ दिया उसी का पेपर गंदा होगा अनसिस्टमैटिक रिस्क. इट मींस द रिस्क विच इज ओनली फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ओनली फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, उसको बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क. अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे बेटे, धीरे धीरे बढ़ेंगे. मैं भूपेश आनंद एक वीडियो दिखाता हूँ, आपका शायद थोड़ा सा मन में और ज़्यादा क्लैरिटी आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. आइए जी, ये देखिए बेटे, ये देखिए, अभी देखेंगे बेटे, इसको देखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ये आई थिंक ये आपको बात समझ आ गई थी. 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, आपके पास दो चॉइस है, रिस्क फ्री में भी और रिस्की फंड मार्केट में भी. बेटे रिस्क फ्री में बट नेचुरल है, आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कम मिलेगा. बैंक एफडी का रेट 6-7% ही है ना, और रिटर्न फ्रॉम मार्केट 20, 22, 25, 30 कुछ भी हो सकता है, और उसमें रिस्क भी है. तो आपको अब ये चेक करना है कि मैं यहां पर किस रिस्क को बोलूंगा सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक, बिकॉज रिस्क के दो हिस्से हो गए. स्टैंडर्ड एविएशन कार्ल पियर्सन को तोड़ दिया, टूट के वो बोली, टूट के क्या बोली, अच्छा मैं टूटती हूं, मैं दो हिस्से देके जाती हूं, एक का नाम है सिस्टमैटिक रिस्क और एक का नाम है अनसिस्टमैटिक रिस्क. पहले सिस्टमैटिक रिस्क को देखो क्या लिखा है. दिस पार्ट ऑफ रिस्क which affects all is well, all securities and which cannot be, जो नहीं हो सकता, diversified मतलब not controlled but can be calculated, is named as systematic risk or market risk or non-diversifiable risk और अनकंट्रोलेबल रिस्क. कुछ भी बोल सकते हैं बेटे, भगवान कृष्ण के बड़े सारे नाम थे, आपके भी तो बड़े सारे नाम है. घर का नाम कुछ और है, बाहर का नाम कुछ और है. अच्छा, पॉलिटिकल रिस्क, इन्फ्लेशन जैसे रशिया वर्सेस यूक्रेन, पॉलिटिकल रिस्क, महंगाई, हाई हाई महंगाई, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट, ऑल दीज are systematic risk. I think you are getting a point. And then the next part, the next component of that total risk is unsystematic risk. yahan dekhiye kya likha hai, the part which is specific to the firm only, जो खाली उसी फर्म में स्पेसिफिक है, and can be diversified is named as unsystematic risk. Risk due to strike or lockouts, it cannot be calculated but it can be controlled with the help of diversification, और उसका नाम है rule of diversification is don't put all eggs in one basket. वो लॉजिकली याद है जो हैरी मार्कोविस की बात मैंने बताई थी, जब वो छोटा सा था, उसके माता पिता का देहांत हो गया, वो अपनी दादी के साथ रहता था, दादी अंडों का काम करती थी, ये लंदन में कहीं रहता था. उसने पूछा अपनी दादी से कि दादी रोज आप शाम को रात को सोने से पहले अंडों को अलग अलग बास्केट में क्यों रख देती हो दादी, बोलो दादी. तो उसकी दादी ने कहा बेटे बिल्ली जरूर आएगी, सिस्टमैटिक रिस्क है बिल्ली का ना, और बिल्ली को अंडे अच्छे लगते हैं तो बिल्ली अंडे खाएगी और वो झपट्टा मारेगी. तो अगर वो एक ही बास्केट में सारे अंडे रख दें तो पूरे अंडे टूट जाएंगे. तो हम क्या करेंगे, कुछ अंडे यहाँ, कुछ अंडे यहाँ, कुछ अंडे, कुछ अंडे, कुछ अंडे, कुछ अंडे. वहां से रूल निकल गया, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. बेटे आप अपनी जेब में एक ही पॉकेट में थोड़ी पैसे रखते हो, अगर हार्ड कैश है बांट लेते हो कि चोर तो आएगा, चोर को कंट्रोल नहीं कर सकते, चोर सिस्टमैटिक रिस्क है, बट आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, अलग अलग पॉकेट्स में पैसे रख सकते हो. आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हो. मैं बेटे फिर कहता हूं, रिस्क के दो हिस्से कर दिए, एक सिस्टमैटिक रिस्क और एक अनसिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है जो सिस्टम से रिलेट करता है, और जो अनसिस्टमैटिक का मतलब है जो सिस्टम से रिलेट नहीं करता. मैं भूपेश आनंद आपको चाहता हूं कि आप अभी मेरी हैंड रिटन स्लाइड्स में दोबारा से आ जाएं. मैं जो निकाल चुका बेटे, स्टैंडर्ड एविएशन के दो हिस्से कर दिए, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क. अब सिस्टमैटिक रिस्क में लिख लीजिए, जैसे आपको पता है कि आप बहुत छोटे से थे या अभी भी आपको अगर टेम्परेचर हो जाता है तो आपके मुंह में एक थर्मामीटर डालते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, एक टूल डालते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी ह्यूमन बॉडी है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं आपके मुंह में
और उस इंस्ट्रूमेंट से हम आपकी बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका नाम है थर्मोमीटर। आइए आइए मैं एक आध बात आपको दिखा दूं, फिर शायद आपको बेटे ये ब्लैक फ्राइडे का वीडियो दिखा रहा हूं। ब्लैक फ्राइडे का मतलब है जब पूरी मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स गिरी, तो आपके पास कोई भी सिक्योरिटी वो भी देख रहे हैं बाजार पर हमारी खास पेशकश ब्लैक फ्राइडे। Black सेंसेक्स में Friday! 10,000 का स्तर। सिस्टमैटिक रिस्क का बेटे अभी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। अब ये बताऊंगा ये किस टूल से निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला भी कैसे तोड़ बना। दिया। ये एक ऐसा स्तर था जिसे काफी मजबूत माना जा रहा था। जुलाई 2006 के बेटे मैंने एक मूवी भी दिखाई थी अच्छा, आपको, गल्फा। ये मूवी पूरी देखनी है, पूरी मार्केट के ऊपर है, स्टॉक कल मार्केट रात के अचानक ऊपर है कि एक्चुअली में क्या हार्ट हुआ अटैक था, हुआ और स्टॉक हॉस्पिटल ले मार्केट जा है सकते क्या, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कैसे एक स्टॉक ब्रोकर को कैसे हॉस्पिटल ले जाते ध्यान हैं। रखना है, मनी मैनेजमेंट का कैसे। बेटे उसके ये लिए बड़ी आपकी प्यारी- महत्वाकांक्षा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये देखिए क्या हुआ। हमें तो हमेशा से यही कहा गया है कि महत्वाकांक्षा ही तरक्की की सीढ़ी है। मिलने आने वाले हैं। उन्हें बैठाओ प्लीज। आओ ना। सुना है बहुत मशहूर रिपोर्टर बन गई हो। आओ ना। थैंक यू। बचाने वाली सबसे पहले मैं थी। मैं और बताओ। अच्छा बात सुन। हाँ। देख ये मामला क्लियर है ना ऊपर वाला, हाँ और आरएम पता नहीं बाबा, ठीक है। और जेडी अपना कल क्लियर हो जाएगा। अच्छा डीसीसी खरीदा? टीसीसी नहीं तो क्यों, अबे वो तो 50 रुपये ऊपर चढ़ गया ना। अरे वो तो 50 रुपए ऊपर चढ़ जाएगा बेटे, वो रिस्क की बातें हो रही है, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। मैं अभी आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं जिससे देखकर आपको लगेगा कि हाँ सिस्टमैटिक रिस्क क्या है बेटे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। मैं इस समय आपको वीडियो दिखा रहा हूं और उसका नाम है टाइटैनिक। कैसे डूब रहा है वो जहाज, सर्दियों की रात थी, अंधेरा था। Tired of old school marketing tactics? Forget outdated email, cold calling, and SMS marketing. It's time. ये देखिए ये जा रहा है बेटे जहाज, देख रहे 5 स्टार से भी बढ़िया जहाज। एक मूवी है बेटे टाइटैनिक शिप, ये जरूर देखो। टाइटैनिक शिप जब आप देखोगे तो आपको बीटा सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा समझ आएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहता हूं कि आप कभी भी कुछ भी करते हो, जैसे कारपेंटर है तो कारपेंटर के पास बड़े सारे टूल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास भी बड़े सारे टूल्स होते हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, ईसीजी चेक करता है, टेम्परेचर चेक करता है, बड़े सारे टूल्स हैं। Now you are a portfolio manager, so you also have a tool to calculate systematic risk, and that tool is named as beta. बेटा नहीं, बीटा, बीटा, बीटा। बेटे आपके पास उस टूल का नाम है बीटा। तो मैं आज, आपने नाम सुना होगा बेटे न्यूज़पेपर में, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि जो सिस्टमैटिक रिस्क था उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस टूल का नाम है बीटा। बीटा का फॉर्मूला है क्या, बीटा का मतलब क्या है? हम क्या करेंगे, मार्केट और उस सिक्योरिटी के बीच में मोहब्बत, प्यार और लड़ाई की बातों को देखेंगे कि पिछले 10 साल में, पिछले 15 सालों में मार्केट में मूवमेंट्स क्या रही, सागर कितना ऊपर नीचे आया और फुल मून कितनी बार था। अगर मैं फुल मून और सागर के रिलेशनशिप को चेक करूं तो मैं बीटा कैलकुलेट कर सकता हूं। बेटा स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा सागर है। सागर जब हिला या नीचे आया, कुछ भी सागर में जब मूवमेंट्स आई तो आपके पास जो शिप थी, आप एक शिप में बैठे हुए थे, क्या वो भी उतनी हिली या उतनी मूवमेंट आई? मतलब अगर स्टॉक मार्केट पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में कभी ऊपर गई, कभी नीचे आई, कभी ऊपर गई, कभी नीचे आई। अच्छा जब वो ऊपर गई तो मान लेते हैं आपके पास एक सिक्योरिटी है इन्फोसिस, क्या इन्फोसिस भी उसी समय ऊपर गई या वो नीचे आई? और दूसरी बात, अगर ये मार्केट 10% से ऊपर गई तो इन्फोसिस का शेयर भी क्या 10% से ऊपर गया या 5% से ऊपर गया? बेटे इस रिलेशनशिप के मापदंड को कैलकुलेट करने के लिए
हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे और उस टूल का नाम है बीटा। बीटा का मतलब है टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप ऑफ द मूवमेंट्स बिटवीन दैट मार्केट एंड बिटवीन दैट सिस्टम एंड द सिक्योरिटी। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सिक्योरिटी मार्केट विद रिस्पेक्ट टू, एज्यूम करते हैं इन्फोसिस का मैंने एक शेयर में इन्वेस्ट किया था। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि इन्फोसिस सिक्योरिटी में कितना बीटा है, सिस्टमैटिक रिस्क कितना है। तो मैं क्या करूंगा, पिछले 15 सालों की डाटा को चेक करूंगा और मैं देखूंगा कि स्टॉक मार्केट का क्या मूवमेंट रहा। जब जब स्टॉक मार्केट बजट के बाद ऊपर गई तो क्या ये इन्फोसिस को स्टॉक भी ऊपर गया? जब जब ये स्टॉक मार्केट ऊपर गई तो क्या ये इन्फोसिस को स्टॉक नीचे गया? अच्छा, जब जब ये 20% से ऊपर गई तो क्या इन्फोसिस भी 20% से ऊपर गया या 20 से कम गया? बेटे इस मूवमेंट को हम कहीं ना कहीं एक फॉर्मूले से, एक सिंबल से कैप्चर कर लेंगे और उसका नाम है बीटा। तो बीटा इज अ टूल विच कैप्चर्स द रिलेशनशिप ऑफ मार्केट एंड दैट सिक्योरिटी एंड it is symbolically named as represented by B। इसको सिंबॉलिकली हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने यहां पे 3 लाइंस प्रिपेयर की, एक बनाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंक्रीज डिक्रीज, फिर एक बनाई इन्फोसिस इंक्रीज डिक्रीज, ईयर 1 में क्या रहा, 2 में क्या रहा, 3 में क्या रहा, 4 में क्या रहा, पिछले 10 12 15 सालों में। भाई हम ये देखेंगे जब जब ये मार्केट ऊपर आई तो क्या ये भी सिक्योरिटी ऊपर आई या ये गिर गई, कितनी बार इनके बीच में प्यार हुआ और कितनी बार लड़ाई हुई। प्यार और लड़ाई की रिलेशनशिप को बोलते हैं, प्यार एंड लड़ाई बिटवीन दैट मार्केट एंड दैट सिक्योरिटी विल बी कैप्चर्ड एंड दैट कैप्चरिंग दैट इज नेम्ड एज बीटा। बेटे इससे आसान तरीके से कोई नहीं बता सकता। तो लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, अभी धीरे धीरे फॉर्मूले में आएंगे। बीटा इज इक्वल टू प्रेम अपॉन लड़ाई, बीटा इज इक्वल टू लव अपॉन हेट्रेड, बीटा इज इक्वल टू, अच्छा अब लव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी आएंगे, पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर मैं इसको फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया बताऊंगा। इट इज कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। बेटे मैं आपको बता दूंगा ये कैसे आया, आप बस एक बार फॉर्मूला लिख ले, मेरे को बताना है, मेरे पास लॉजिक है कि ये फॉर्मूला बनाया कैसे विलियम शार्प ने। अभी विलियम शार्प की बातें भी करेंगे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल भी करेंगे। बेटे ये बेसिक कंसेप्शन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चल रहा है। तो आप मुझे बताइए, जब मैं बोलता हूं प्यार किससे रिलेट करता है? कोवेरियंस से। कोवेरियंस तो मैंने समझाया हुआ लेक्चर 5 और 6 में। किस किस के बीच में प्यार? मार्केट के बीच में और सिक्योरिटी के बीच में। अच्छा लड़ाई रिप्रेजेंट करती है स्टैंडर्ड डेविएशन से, या उससे भी थोड़ा सा बड़ा देखा तो वेरिएंस से। तो मैंने लिखा मेरे को क्योंकि एक्सप्लेन करना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। इसके लिए मैंने कहा जी ऊपर लिखना है प्रेम रिप्रेजेंट करता है कोवेरियंस से। कोवेरियंस किस किस के बीच में? मार्केट और सिक्योरिटी के बीच में। और लड़ाई किससे रिप्रेजेंट करती है? वेरिएंस से, स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि छोटी होती है इसलिए उसके विकराल रूप को देखेंगे, इसलिए वेरिएंस देखेंगे, वेरिएंस ऑफ द मार्केट। पहले बताओ क्या ये बात सबको समझ आई? ये प्रेम है और ये लड़ाई है। धीरे धीरे आगे चलेंगे बेटे, आपको फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अच्छा अब आप ये बताओ, मैंने जब आपको कोवेरिएंस और कोरिलेशन बताया था तो मैंने कहा था हम पहले कोवेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और फिर कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। और ये फॉर्मूला हमने बनाया था, ये बताया था कि कोरिलेशन अगर निकालनी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कोरिलेशन बिटवीन मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशनशिप। इट इज कोवेरिएंस बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्केट इनटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको 5th लेक्चर में बताया। कोरिलेशन कैसे निकालते हैं अगर कोवेरिएंस पता हो। अच्छा कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं? सिग्मा डीएक्स डीवाई वो बताया हुआ है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे क्योंकि मुझे बीटा बताना है। अच्छा बीटा का ये फॉर्मूला बताना है, कौन सा वाला? ये वाला। ये कैसे आया, कैसे बता रहा हूं? प्यार अपॉन लड़ाई से। प्यार कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोवेरिएंस से। किस किस के बीच में कोवेरिएंस? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इन्फोसिस। लड़ाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मार्केट कितनी हिली, कौन सी मार्केट? स्टॉक मार्केट की वेरिएंस ऑफ द मार्केट। तो मैंने उसके बाद कहा कि हम इसकी रिलेशनशिप तो जानते ही हैं। अब मैं ऊपर क्या करूंगा, कोवेरिएंस की जगह ये लिखूंगा। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कोवेरिएंस इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई कर दो कोवेरिएंस इज इक्वल टू
कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्केट इनटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो मैं ऊपर कोवेरियंस की जगह मैंने ये लिख दिया, और ये देखिए ये वाली चीज लिख दी कोवेरियंस की जगह, कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्केट इनटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन वेरियंस ऑफ मार्केट दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन मार्केट होल स्क्वायर। ये कट गया, एक कम कट गया, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो बेटा यही फॉर्मूला बन गया। ये देखो कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्केट। बेटे अब आपको ये देखना है कि बीटा का पहले बताओ फॉर्मूला समझ आ गया, इंटरप्रिटेशन में बताऊंगा, टेंशन मत लो बेटे। ये लॉजिकली बताया मैंने, प्रेम अपॉन लड़ाई से हम बीटा का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। अब बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या करेंगे देखेंगे, इक्वल टू 1 होगा तो क्या करेंगे देखेंगे, लेस देन होगा तो क्या करेंगे देखेंगे, और ये CAPM का फॉर्मूला बना कैसे है इसको भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज ये मॉडल का नाम है CAPM। विलियम शार्प ने, मैंने नहीं बेटे, विलियम शार्प ने बेटे, जो हैरी मार्कोविज का शिष्य था उसने बनाया है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपको सिस्टमैटिक रिस्क को निकालने का तरीका, बीटा और बीटा का फॉर्मूला, उसका लॉजिक यहां तक बताया है बेटे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर तो 10th है, सारे 15 कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे बेटे, 2 ही तो कंसेप्ट रह गए। सच कह रहा हूं बेटे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैं लेक्चर 10 में मिल रहा हूं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी